सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मेरा नाम है शुभ वाशनिया। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, अ वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको आपको मिशन मोड मान के काम करना पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी बदल पाएगी। क्योंकि इस एग्जाम में एक दिक्कत है क्या, ये एग्जाम एक बार अप्रैल में होता है और दूसरा ये होता है सितंबर में। बट सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो अच्छी बात है, साल में 2 बार होता है। यार तुम कहानी समझ नहीं रहे हो। कहानी में अगर मैं क्लियरिटी दूं तो जरा इस डायग्राम को अब देखो क्लियरली। ये अप्रैल से जब सितंबर में होता है तो तैयारी का टाइम से 4 महीने देता है। और जब ये सितंबर से लेके अप्रैल तक का टाइम देता है, मतलब तुम सितंबर से तैयारी शुरू कर रहे हो और अप्रैल में एग्जाम दोगे, तो तुम्हें 6 महीने देता है प्रिपरेशन के। अब जहां तक मेरा मानना है कि तुम इस वीडियो पे आए हो तो तुम सीरियस सेकेंड 2025 की तैयारी कर रहे हो। क्लियर है? तो जब सीरीज सेकंड 2025 की तैयारी चल रही है तो आप भी बात जानते हो कि समय तो कम है, 4 महीने ही है। तो आपको बहुत ही ज्यादा मिशन मोड में रह के आपको तैयारी करनी है, तभी हो सकता है। अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर मान लीजिए मैं आपको सिर्फ 4 महीने ही दूं और 4 महीने में कहूँ 9 सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं, ठीक है ना, 9 सब्जेक्ट्स, और वो 100% खत्म करने हैं, तो क्या ईमानदारी से बताओ, क्या वो 100% हो पाएंगे? तो आई थिंक आपका जवाब आएगा नहीं सर, 100% तो नहीं हो पाएंगे। और देखो, ये वो है 9 सब्जेक्ट्स जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो जब आपको पता है कि 100% वो नहीं खत्म हो सकते, तो आपकी ईमानदारी क्या बनती है कि मैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले मैं उन्हें निपटाऊं, उसके बाद जो बचे हुए उन्हें निपटाऊं। आगे गेटिंग वो पॉइंट। इवन द जो टॉपर होता है ना, देखो सीडीएस में आपका एक पेपर होता है जीएस का, एक होता है इंग्लिश का, एक होता है आपका मैथ्स का। जो टॉपर भी होता है ना, वो 120 में से 60 क्वेश्चन करके आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जो एवरेज बच्चा होता है जो नॉर्मली एग्जाम निकालता है, वो 120 में से अराउंड 40 टू 45 क्वेश्चन करके लेकर आता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप इस तैयारी मोड में हो तो पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद आपको सिलेबस कंप्लीशन की तरफ बढ़ना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यह समय कम है, ठीक है ना। ईमानदारी से अगर मैं बताऊं, अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई होता और तुम्हारे पास 2-4 अटेम्प्ट होते, ठीक है ना, तो मैं ईमानदारी से तुम्हें कहता कि बेटा सुन, ईमानदारी से 1 साल दे इसे, ठीक है ना। ये मत रख कि 4 महीने में कुछ बड़ा टारगेट मार देगा, ठीक है, मार दे अच्छी बात है, बट ऐसे ही रख कि तेरे पास 1 ईयर है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक एवरेज बच्चे को 1 ईयर तो लगेगा इसकी ढंग से प्रिपरेशन करने के लिए। बट कोई बात नहीं, आपके पास 4 महीने हैं, तो हम कहां से शुरू कर रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। आई थिंक मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर है कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले करते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक की बात क्लियर हो गई है। अब यहां से हम जरा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कहानी आती है कि अरे डायग्राम तो आजा, इतनी मेहनत से लगाया मैंने, आई नहीं रहा, उसमें पता नहीं काम बन गया। ओके चलिए, नाउ अब आता है क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन क्या है फौज ज्वाइन करने के लिए? देखिए, आपके पास अगर आर्मी ज्वाइन करनी है, तो 2 अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकती हैं और बॉयज भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर वहीं आईएमए में अभी सिर्फ बॉयज ही ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा था ऑनलाइन क्लास में, सर अब तो आईएमए गर्ल्स के लिए भी खुल गया है। नहीं बेटा, वो एनडीए अगर आप निकालोगे तो आईएमए खुल गया है। अगर आप एनडी निकालते हो तो एज अ गर्ल आप आईएमए में जा सकते हो, बट अभी फ्रॉम सीडीएस आपके लिए अभी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ही खुली हुई है। क्लियर है? चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आईएमए ओटीए ज्वाइन करने के लिए आपके पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए? वो ये कहते हैं आपके पास कोई भी डिग्री हो सकती है, मतलब बीए कर लो तो भी चलेगी, बीएससी कर लो वो भी चलेगी, बीकॉम भी चलेगी, कोई भी डिग्री चलेगी, कोई भी डिग्री, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। बट वही इंडियन नेवल एकेडमी की बात करते हैं। अरे यार तुमको पता नहीं दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर ना, ये ढक गया होगा, यहाँ पर मेरी फोटो आ रही होगी, ठीक है। चलो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ तुमको, मैंने यहाँ पर बोला वैसे ये था कि एनडीए से ही लड़की आईएमए जा सकती है ना, गर्ल खाली एनडीए से आईएमए जा सकती है, मैं ये बता रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, दोबारा बोल दे रहा हूँ, आईएमए और ओटीए इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का रास्ता है, ये बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है, और आईएमए खाली किसके लिए है? बॉयज के लिए, ठीक है ना। और कोई भी डिग्री से आप जा सकते हो, कोई परसेंटेज का बार नहीं है, बस आपको पास होना है। अब आते हैं इंडियन नेवल एकेडमी में। यार इंडियन नेवी में ना हर चीज टेक्निकल है भाई, आपको शिप ऑपरेट करना है,
शिप ऑपरेट वही बंदा कर सकता है जो टेक्निकल हो, जिसके पास साइंस हो, वो ही कर सकता है। तो इंडियन नेवी ने कहा है कि हम सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री वालों को लेंगे। पहले ऐसा नहीं था, आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब इन्होंने ऐसे कर दिया कि जिसके पास इंजीनियरिंग डिग्री है सिर्फ हम उसे ही लेंगे। एयरफोर्स एकेडमी ये कहती है, देखिए सर, हम इंजीनियर्स को तो पसंद करते ही करते हैं, पर अगर हमें एक बंदा 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स करा हुआ मिलेगा तो हमारी वो भी प्रायोरिटी है, हम उस बंदे को भी ले लेंगे। आई थिंक अब आपको क्वालिफिकेशन तो क्लियर हो गई होगी। नाउ यार एज का जरा समझते हैं, जरा देखो एज का ना बड़ा ही जालिम तरीका है। देखो कई जगह ना आप गूगल पे या कहीं पे डालोगे तो आपको दिखेगा 25 साल तक दे सकते हैं। क्लियर है? मैं आपको 25 साल का पूरा समझाता हूं क्या सीन है। देखो 25 साल एक्चुअली में आपकी एयरफोर्स की है कि 20 से लेके आप 24 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं, और बाय द एज ऑफ 25, भाई 24 में आपने रिटर्न दिया, बाय द एज ऑफ 25 आपकी एकेडमी ज्वाइन हो जानी चाहिए। एसएसबी, ठीक है ना, एसएसबी, मेडिकल, ये सब होकर। पर ये कौन से एज में है? ये एयरफोर्स में। क्लियर है? आर्मी क्या कहती है, आईएमए क्या कहती है कि आप 19 साल से देना शुरू करो, ठीक है ना, और 22.5 तक दो। और अगर आप 22.5 में आखिरी बार दे रहे हो रिटन एग्जाम, तो बाय द एज ऑफ 23 आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। क्लियर है? इंडियन नेवल एकेडमी क्या कहती है? सेम कहती है, 19 से लेके 22.5। क्लियर है? वो ये बात कहती है। ओटीए क्या कहता है बात कि भैया आप 19 से लेके 23.5 तक आप एग्जाम दे सकते हो, एंड बाय द टाइम ऑफ 24 आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है। समझ लो, दोबारा बोल रहा हूं, 23.5 में आपने रिटर्न दिया, तो आप इसके बाद क्या दोगे? एसएसबी। उसके बाद क्या दोगे? मेडिकल। तो इस पूरे प्रोसेस में एसएसबी, मेडिकल और लास्ट में मेरिट आते आते आप 24 साल के हो जाओगे, 6 महीने बीत जाएंगे, तो वो आपको बुला लेंगे, आ जाइए। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना। ये अपर लिमिट की बात हो रही है, अपर एज लिमिट की। ये अपर एज लिमिट में ज्यादा दिक्कत आती है, लोअर में तो ये सभी को पता है, 19 साल के हो गए एग्जाम दे दो, ठीक है ना। अपर लिमिट को समझने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है ना। चलिए, यहां तक की बात होगी। अब वैसे पेशेंटली सुनना, कई लोग मुझे ना कॉल करते हैं नंबर्स पे, सर देख लीजिए मेरा एक आधा अटेम्प्ट है क्या? बेटा अगर मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है तो भाई मैं कुछ ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि कि मैं कुछ बोल दूंगा कि हाँ यार नया कि बेटा तुम्हारा हो सकता है, ठीक है ना। तो मुझे 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब भी बोल दोगे ना, तो भी मैं यही बोलूंगा तुम्हें कि भैया यही सत्य है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। नाउ अब ये ना, ये प्रॉपर जो कैलकुलेशन है ये आपको ना समझा दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है ना। मैं आपको प्रिंट आउट मतलब पीडीएफ दे दूंगा इसका, या पर आराम से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उन्होंने मेंशन कर रखी है, ठीक है। चलिए, अब इसमें ना एयरफोर्स में एक और होता है। आप जो आदमी हो, जो नॉर्मल बच्चा है, वो नॉन डीजीसीए है। नॉन डीजीसीए क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस देती है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस देती है, ठीक है ना। वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एयरफोर्स एकेडमी ने छूट कर रखी है। क्या छूट कर रखी है? उन्होंने कहा है कि तुम 24 साल तक नहीं, तुम 26 साल तक एग्जाम दे सकते हो। एक बात और कही है, जो ये डीजीसी वाले कॉमर्शियल पायलट वाले हैं, ये शादी कर सकते हैं, मैरी कर सकते हैं। कंडीशन ये है, ये मिनिमम 25 की एज में हो। कितनी एज में? 25 की। तभी ये शादी कर सकते हैं और तभी हम इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अगर 25 के नीचे इनका डीजीसी का लाइसेंस भी है, तो अगर इन्हें ज्वाइन करना है तो इन्हें अनमैरिड होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अगर ये शादी कर लेते हैं तो इनकी फैमिली को कोई अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। दूसरी बात, जो ओटीए है, जो ओटीए है, यहाँ पर ओटीए लिखा होगा कहीं, हाँ, ओटीए में डाइवोर्स और विडो, मतलब अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है और आप अभी विडो हो, मतलब सिंगल हो, तो आपको दोबारा फौज ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। पर शर्त यह है कि आपके कोई बच्चे नहीं होने चाहिए और आपने दोबारा शादी ना कर ली हो, तभी आप अलाउड हो टू ज्वाइन एज अ ऑफिसर। क्लियर है? ये यहाँ पर कहानी है, ठीक है। चलिए, अच्छा आप लोग ना इन चीजों कंफ्यूज मत हो ना, अगर यहाँ पर आपने नोटिस कर लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें करेक्शन है, इसलिए मैंने ना सोचा कि इसे सही करके आपको दूंगा।
तो अच्छा रहेगा। वहां पर इसे सिंप्लीफाई कर दिया है बस, ठीक है ना। पर अभी जो मैंने आपको बताया आप यहीं पर सीख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब भैया सवाल ये है कि फौज का तरीका क्या होता है वो आपको सीखना है। फौज ये कहती है कि मान लो मुझे पाकिस्तान को पीट के आना है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को पीटने का उसके 3 प्लान है। प्लान ए, अगर मान लो प्लान ए फेल हो जाता है तो फिर प्लान बी बनाएंगे। प्लान बी भी क्या होगा, पाकिस्तान को पीटना। बट अगर प्लान बी भी फेल हो जाता है तो हर हाल में प्लान सी। आर्मी हमेशा 3-4 प्लान बना के चलती है जिससे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। तो सेम वे हम भी 3 प्लान बना के चलेंगे जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा रिटन एग्जाम निकल जाए, हमें रिटन एग्जाम निकालना है। क्लियर है। नाउ जरा समझते हैं क्या है। अच्छा, तीनों प्लान की, ये जो तीनों प्लान है प्लान ए बी सी की, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना। पीडीएफ कैसे मिलेगी और किस तरह से दिखेगी वो भी बता देता हूँ। पीडीएफ में आपके पास इस तरह से हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स लिखे हुए मिल जाएंगे, प्लस ऊपर ना बुक्स भी लिखी हुई मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर बुक्स भी लिखी हुई मिल जाएंगी जिससे आप प्रॉपर पढ़ सके। पर ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। हमारे टेलीग्राम का नाम है सीडीएस एफकेट सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। इस पे आप जाइएगा, आपको आराम से टेलीग्राम का लिंक, सॉरी टेलीग्राम के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और या तो आप सिंपल सर्च कर लीजिएगा इसे गूगल पे तो भी आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम का ग्रुप। या आप एक काम कर सकते हैं कि मैंने इसका लिंक नीचे प्रोवाइड करा दिया है, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, गलती से भी टेलीग्राम ग्रुप को एग्जिट मत कर देना पीडीएफ लेके, क्योंकि वहां पर ही आपको कई चीजें मिलेंगी। जैसे आपको मिलेगी एक तो करंट अफेयर की भी वही मिलेगी। अभी मैं आपको बताता जाऊंगा, मेरे पता नहीं पेन को क्या हो गया, लुल हो गया बेचारा, लुल वाली हरकतें कर रहा है, चल नहीं रहा। मैं सीधे चला रहा हूँ, सीधे चल नहीं रहा ये। ओके जी, अब देखो यहां तक की बात हो गई। अब ध्यान रखना कि जब इंडियन आर्मी का या मतलब सीडीएस को नोटिफिकेशन आता है, वो कोई भी सिलेबस को ना क्लियरली नहीं बताता। देखो उसने लिखा है जनरल नॉलेज, करंट इवेंट उसमें वो पूछेंगे, ठीक है ना। ऐसे मैटर्स पूछे जाएंगे जो आम आदमी एवरीडे ऑब्जर्वेशन में महसूस करता है। और ऐसे एक्सपीरियंस पूछे जाएंगे जो साइंटिफिक एक्सपेक्टेड हैं, जो एक पढ़े लिखे इंसान को पता होने चाहिए, ठीक है ना। जिसके लिए उससे कोई स्पेसिफिक स्टडी ना करनी पड़े। बात समझ आ रही है। फिर ये कहते हैं इस पेपर में हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, जिससे कैंडिडेट की एबिलिटी को चेक करा जा सके। और ये हम देख रहे हैं कि बच्चे को ज्यादा पढ़ना लिखना ना पड़े, बट ये झूठ है, ठीक है ना। इन्होंने क्या कर दिया है कि जो कह रहे हैं कि ज्यादा पढ़ना ना पड़े, उस चक्कर में सिलेबस बड़ा वास्ट हो गया है ना। इन्होंने बहुत ही माइन्यूट लाइंस में कह दिया है, पर बहुत ज्यादा सिलेबस वास्ट हो गया है यहाँ पर, और बहुत डेप्थ में आने लगा है। तो अगर आप देख रहे होगे जो पीडीएफ है उसको बहुत ज्यादा मन लगा के अपने जहन में उतार लेना, प्लस उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, फिर आप आगे टिक मार दो जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अगेन याद रखना कि पीडीएफ कहां मिलेगी, इस वाले यहाँ पर मिलेगी। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, जब हम बॉयज की बात करते हैं और उनका एम क्या है कि भैया हमें ज्वाइन करना है आईएमए या आईएनए या एएफए, तो उन्हें ये बात समझनी होगी कि उनके पास 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, जीके, मैथ्स। वहीं जो बच्चियां ओटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो लड़के ओटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको खाली करना है इंग्लिश और जीके। वो मेरी बात समझ में आ रही होगी। नाउ अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे यार ओटी ज्यादा बढ़िया है, दो दो ही पेपर करने पड़ेंगे और ऑफिसर भी बन जाएंगे। ये मेरे दिमाग में भी आता था पहले, बट पर समझो, जो इस एग्जाम को निकालेगा 3 पेपर के साथ, मतलब मैथ्स के साथ, वो फौज में नौकरी करेगा 30 इयर्स, और इसे हम कहेंगे परमानेंट कमीशन। और खाली जो 2 पेपर निकालेगा वो 14 साल नौकरी करेगा, और उसे हम कहेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। नाउ अब जरा कुछ और बातें समझते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस एग्जाम को निकालने के लिए हमें हर पेपर में 20 नंबर चाहिए। मतलब आपने इंग्लिश का पेपर करा, कम से कम 20 नंबर तो चाहिए। आप मैथ्स का पेपर करके आए हो, 20 नंबर तो चाहिए। आपने जीके का पेपर किया, जीएस, उसमें 20 नंबर चाहिए। बट वो ये बात बोलते हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास में आया, मैंने कहा इस क्लास में आज के बाद वही बच्चे बैठेंगे जिनके 90 मार्क्स आ रखे हो, ठीक है ना। अब सोचो 90 मार्क्स का मतलब है पहले बच्चा पास होना चाहिए। पास कितने में होता है, 50 पे, ठीक है ना।
50% तो हुई हो, तभी वो 90 के लिए कंपटीशन कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भैया जो 90 मार्क्स है वो तो हो गई कट ऑफ। जस्ट कट ऑफ को क्लियर करके आप जाओगे एसएसबी। जैसे यहां पर देखो आपका टोटल नंबर बैठा 20 20 20, तो कितना बैठ गया आपका 60। बट वो आपको कट ऑफ देंगे 140 की, कि जिसके टोटल 140 बैठ रहे हैं, जिसके टोटल 140 बैठ रहे हैं, कंडीशन हर सब्जेक्ट में 20 20 तो मिनिमम हो ही हो। दोबारा बोल रहा हूं, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 20 20 तो हो ही हो। वही बच्चा फौज को ज्वाइन कर सकता है, या मैं कहूं एसएसबी के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए, जो आपका नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड होता है, उसके लिए वो जा सकता है। क्लियर है? एसएसबी क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा अभी, बट मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि फिलहाल रिटन पे पूरा फोकस करें, एसएसबी के बारे में भी दिमाग में मत लेकर आए, बहुत सारी चीज हो जाएंगी वरना। नाउ अच्छा मैं भूल जाता हूँ यार, मेरी यहाँ पर फोटो लगी हुई है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रही ना मेरी फोटो, तो आप लोगों को दिख रही होगी आखिर में, तो मैं थोड़ा इसके ऊपर लिख देता हूँ, मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। चलिए आगे चलते रहो, यहां से हम आगे चलते हैं। तो अब हर एकेडमी की कट ऑफ कितनी आती है, देखिए आईएमए की कट ऑफ 2020 में थी 139। आप कहोगे सर लेटेस्ट बताओ, देखो आपको लेटेस्ट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको पता चाहिए हाईएस्ट कितनी गई है। हाईएस्ट गई है 140, ये हाईएस्ट है, तो आपको ध्यान रखना है आपका टारगेट होना चाहिए 150। आईएनए में गई है 134, ये हाईएस्ट है अब तक की, ठीक है ना, आपको कम से कम 140 का टारगेट रखना है यहाँ पे। एएफए में हाईएस्ट गई है 160, 160 से ऊपर नहीं गई। ओटी में 107, 107 हाईएस्ट, इससे ज्यादा ऊपर नहीं गई। क्लियर है? तो अब यहां पर आपको टारगेट रखना चाहिए 120 का, यार मैं 120 तो लाऊंगा ही लाऊंगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर आते हैं कि यार कौन कौन इस एग्जाम को दे रहा है, जरा सोच के देखो। एक वो दे रहा है जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, और एक वो दे रहा है जो 6 मंथ के ब्रेक पे है। 99% सितंबर वाला पेपर वो बच्चा दे रहा है जो कि फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन में है। जो ये वाला होता है ना सितंबर, ये वाला 6 मंथ वाला, वो अप्रैल का देता है 99%, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन खत्म होती है जुलाई में। उसकी ग्रेजुएशन कब खत्म होती है? जुलाई में। ठीक है, तो उसके लिए टारगेट होता है अप्रैल वाला। तो 99% आप में से जितने लोग होंगे वो सबके सब फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन वाले बच्चे होंगे। कंपटीशन समझो, ठीक है ना। जो 6 मंथ के ब्रेक वाले हैं वो अभी अप्रैल जो 13 पे एग्जाम हुआ था ना, उसमें थे वो सबसे ज्यादा। तो आपके पास संख्या कितनी होती है इस एग्जाम को देने के लिए? ठीक है, वो होती है 5 लाख। अभी मैं इस बारे में थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, कितनी होती है? 5 लाख लोग इस एग्जाम को देते हैं। नाउ अब मेरी बात ध्यान समझिए, 4 मंथ का प्रिपरेशन टाइम होता है, ठीक है ना। इस 4 मंथ के प्रिपरेशन टाइम में आपकी जो अगली एग्जाम डेट है वो है 14 सितंबर 2025। इसके फॉर्म्स जो निकलेंगे वो निकलेंगे 28/5/2025 में, मतलब मई के महीने में निकलेंगे आपके। और अगर आपको कोई छोटा भाई बहन है उसको बता देना एनडीए का भी उसी दिन निकलता है। ठीक है, चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ये समझना होगा कि यार अगर मान लो टफ इजी कौन सी एकेडमी, मतलब कौन सी एकेडमी सबसे आसान है पानी। देखिए सबसे टफ है एएफए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था उसकी कट ऑफ जाती है 160। फिर है ओटीए, ओटी की जाती है 107, और 107 मार्क्स आपको किससे लेकर आने हैं? खाली इंग्लिश से और जीएस से। तो मैथ्स आती ही नहीं है भाई, जरा सोच के देखो। आईएमए की कट ऑफ कितनी है? 135। 135 मतलब अगर इसमें इंग्लिश प्लस जीएस प्लस मैथ्स को जोड़ दूं तो मैथ्स में खाली 30 से लेके 40 नंबर लाने हैं। अगर तुम इतने भी मैथ्स में लिया है तो भी तुम्हारा आईएमए निकल जाएगा। और आईएनए सबसे कम कट ऑफ आती है, रीजन क्या है इसका? क्योंकि इसे देने वालों की संख्या कौन है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट। कितने ही इंजीनियरिंग के बच्चे देते होंगे? जब मैं कह रहा हूं पूरी संख्या जो देती है इसको एग्जाम को 5 लाख है, तो पकड़ लो सिर्फ 1 लाख लोग ही इस एग्जाम में इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट होते होंगे तकरीबन। क्लियर है? तो भैया आईने की कट ऑफ सबसे कम होती है, ठीक है ना। 110 भी गई है, 125 भी गई है, और वर्स्ट केस में 130 गई है, इससे ज्यादा नहीं गई। क्लियर है? ध्यान रखना इस बात को। नाउ कट ऑफ के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि मैंने बताया था भाई हाईएस्ट कट ऑफ कब क्या गई है, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो इस बारे में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब जरा स्ट्रैटेजी समझते हैं। देखो अगर मैं आपका बड़ा भाई होता तो मैं कहता मेरे भाई सुन, या मेरी प्यारी बहन सुन, मैथ्स इंग्लिश रोज करनी है,
साइंस ज्योग्राफी में पता है कितने क्वेश्चन आते हैं, 32 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, फिक्स है 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, तो इसमें ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। और करंट अफेयर में, करंट अफेयर इजी है बहुत, और उससे 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि तेरा कोई पहले से कंसेप्ट होना चाहिए या पहले से कोई बहुत बड़ा बेस बना हुआ होना चाहिए। तो करंट अफेयर को देखो ज्यादा समय देना है, क्योंकि यहां पर इजी क्वेश्चन ये मेरा होता। और फिर मैं बोलता कि बैकअप में तेरा जो प्लान होता है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होता है, क्लियर है। तो जो हमारा प्लान ए है, प्लान ए ये वाला है, जिसमें हम मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पे फोकस कर रहे हैं, ये हमारा प्लान ए है। नाउ अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये मैंने पूरा रोड मैप बनाया आपके लिए, बड़ा सुंदर सा बनाया। अगर अच्छा लग रहा हो तो तालियां बजा दो, अपने वहीं बैठे बैठे बजा दो। अब देखो, ये अगर आप हो तो आपको मैं अभी मोटा मोटा स्टडी प्लान दे चुका हूं कि करना क्या है। मैंने अभी स्टडी प्लान क्या दिया है, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पे फोकस करना है। उसके अलावा रोज आपको ज्योग्राफी और करंट अफेयर को ध्यान देना है। ये मैंने आपको मोटा मोटा प्लान बनाया, बट मैं भी आपको डिटेल में प्लान बताऊंगा। अगर आपको एक बार प्लान बन जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली स्टडी क्या करना है। तो मैं अभी आपको प्रॉपर समझाऊंगा, हर एक चैप्टर आपको कहां से करना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज है, ठीक है ना। तो यहां से आपको कॉपी पेन उठा लेना शुरू कर देना। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट थिंग आपको समझ में आना चाहिए, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। अगर आपका सिलेबस जो कंप्लीट होना है उसकी डेडलाइन आप ध्यान रखो कि भैया मुझे इतना ही समय मिला है, मेरा सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना, ये आपके अकॉर्डिंग तय होना चाहिए। और जब मैं सिलेबस कंप्लीशन की बात करता हूं तो मैं रिवीजन के साथ कहता हूं, क्लियर है। अब देखो जरा, हमारे पास से पढ़ने के लिए है मई, जून, जुलाई। जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगस्त में रिवीजन, और सितंबर में तो आपका एग्जाम है ही है, क्लियर है। 4 महीने कैसे इस्तेमाल करने हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ चलिए आगे चलते रहा। अब इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि समय आपके पीछे भाग रहा है, तो आपको 3 चीजों की 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। पहला कि यार अगर आप कंसिस्टेंट बंदे नहीं हो तो आपका सपना पूरा ही नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आप 10 वीडियो देख के ये भी नहीं समझे कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले करने हैं, तो भैया आपने अपनी लंका लगा ली। मान लो आपने पॉलिटी उठाई और फिर क्या करने लगे, पॉलिटी ही पॉलिटी पढ़ने लगे कि मैं पॉलिटी खत्म करके मानूंगा, खत्म करके मानूंगा, तो आपकी लंका लग जाएगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करनी। तीसरी गलती ये, यार ध्यान रखना है इस पूरी पढ़ाई में डेडलाइन नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, डेडलाइन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। डेडलाइन क्या है हमारी, जुलाई 31। जुलाई 31 के बाद मेरा एम यही है कि भैया मैं अपना रिवीजन तगड़ा करूं, ज्यादा से ज्यादा मैं रिवाइज करूं, मॉक टेस्ट दूं, क्लियर है। पर ये ना करना बड़ा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ना चेक एंड बैलेंस नहीं होता। या तो आप कोई दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मेरे पास बच्चा ऑनलाइन पढ़ने आता है, ठीक है ना। ऑनलाइन जब पढ़ने आता है तो मैं उसको चेक एंड बैलेंस करता हूं, क्यों, क्योंकि उसकी ना वीडियो कॉल मेरे से होती रहती है, हर हफ्ते वीडियो कॉल पे बात होती है। अब हर हफ्ते बात होती है तो मैं पूछता हूँ इस हफ्ते क्या पढ़ा, कितना कर लिया, ठीक है ना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे घर ही आ जाते हैं, होम, जो मेरे घर के पास रहते हैं वो मेरे घर ही आके बैठ जाते हैं कि सर ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे चेक एंड बैलेंस बना रहता है कि यार कितनी तैयारी हो गई है, कितना होना है, क्लियर है। अच्छा यार, ओके, यहां तक की बात हो गई होगी क्लियर। अब इसके बाद आपको ये बात समझना है, एक बार तो पढ़ना है, एक बार तो पढ़ना और 3 बार रिवाइज करना है। अगर आप इसको नियम नहीं मान लिया आपने कि यार थंब रूल है मेरा, तो आप ये समझ लो एग्जाम नहीं निकल पाएगा। जरा अपना 11th का टाइम याद करो। 11th का टाइम कैसा था कि आप जितना पढ़ते थे उतना ही भूलते चले जाते थे। वो तो आज भी है, वो नियम चेंज नहीं हुआ है। जितना पढ़ते जाओगे उतना भूलते जाओगे। तो एक बार पढ़ो और 3 बार रिवाइज करो, ये नियम होना चाहिए। अगली बात ये कि अगर आपको 200% ये चाहते हो कि एग्जाम निकले ही निकले 200%, तो आपको इस बात पे फोकस करना है कि मॉक टेस्ट आप अगस्त महीने में जरूर दोगे। अगर सोच के देखिए आप, मैं एक बात सिंपल बताऊं, मान लिया प्रैक्टिस मैच हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस मैच में बंदा 100 मार रहा है, 200 रन लेकर आ रहा है, 400 रन मार रहा है, तो मुझे बता क्या उसका एवरेज एक जो रियल मैच होगा उसमें 100 भी नहीं बैठेगा या 50 नहीं बैठेगा, बैठेगा सर। अगर प्रैक्टिस मैच इतना अच्छा खेल रहा है तो इसका मतलब तो सर जब रियल मैच होगा तो ठीक खेल जाएगा। सेम वे कह रहा हूं, अगर तू मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर गया तो ये तू गांठ बांध ले कि तेरा सिलेक्शन तय है और मेरी पार्टी तय होनी चाहिए। इसका मतलब समझ में आ रही है। अगर मॉक टेस्ट में ही अच्छा परफॉर्म करने लगो ना तो पहले ही मिठाई खिला देना, सर आपने जो बताया था उसी तरह से करा है और हो रहा है, क्लियर है।
तो प्लीज इस बात को ध्यान रखो, ये पूरा जो मैंने आपके लिए रोड मैप बनाया है, इसको आप अपने घर में भी प्लीज प्रिंट आउट करके चिपका लो, क्योंकि अगर ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा क्लियरिटी के साथ सामने नहीं रही ना, तो दिक्कत आएगी। और इसे हो सके ना कलर प्रिंट आउट करा लेना। अभी तो आपको ना बड़ा क्लियर से एहसास हो रहा होगा कि यार जो सर ने बताया अच्छा बताया, बट इसे कलर प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है ना। कलर प्रिंट आउट निकाल लोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी, सामने चीज रहती है ना, तो की रोड मैप है, ये ब्लू प्रिंट है। चलो आगे चलते हैं। अब जरा समझते हैं यार, इस एग्जाम को देने वाले की संख्या कितनी है? 5 लाख। 5 लाख में से खाली 2.5 लाख लोग एग्जाम देने आते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी आधे डर चुके होते हैं या तैयारी नहीं हुई, तो जाने का फायदा क्या? तो सिर्फ 2.5 लाख लोग देने आते हैं। उसके बाद प्रिपेरेशन जो होती है वो 1,50,000 की होती है। इसमें कुछों का 90% सिलेबस हुआ होता है, कुछों का 70% हुआ होता है, कुछों का 100% हुआ होता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी 1.5 लाख होती है। पर अगर सच में कंपटीशन माने, एक्चुअल कंपटीशन होता है 75,000 का। यहाँ पर थोड़ा सा लक का भी होता है खेल, ठीक है ना। मैंने देखा है कि यार कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन की होती है, उनका 1-2 नंबर से रह गया होता है, ठीक है। और 1-2 नंबर से रहने के बाद सिलेक्शन होने में सिर्फ 10,000 से लेके 8,000 बच्चों के नाम आते हैं, बस। और लास्ट में जो एकेडमी ज्वाइन करते हैं फाइनली, तो देखो 457 करते हैं। देखो पिरामिड उल्टा बनना है, देखो ये एक पिरामिड बनना है और ये एक पिरामिड बनना है, क्लियर है। तो जहां संख्या ज्यादा से शुरू हुई थी, कम पे आके खत्म हो रही है। यहां पर हुई थी कहानी आपकी 5 डिजिट्स में, और यहां तक आते आते 3 डिजिट में आ गई। अगर मान लो वैसे 2 मिनट के लिए 500 मान लो, 2 मिनट के लिए क्या मान लो 500। जरा आप रेशियो चेक करोगे कितना बैठ रहा है ये? 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, 0.1% बैठ रहा है। सोचो, मात्र 0.1 बच्चे ही फाइनली अपना सपना पूरा करेंगे। आज भले ही आपने, हो सकता है 99% आपकी जहन में कोई ना कोई ऐसा मेमोरी होगी आर्मी की जिसने आपको इंस्पायर किया होगा, और आपने सोच के बैठोगे कि मैं फौज ही ज्वाइन करूंगा। पर फौज ही ज्वाइन करूंगा ऐसे कहने वालों में से सिर्फ 0.1% ही बच्चा होगा जो फौज को एक्चुअल ज्वाइन कर पाएगा, बाकी लोग घर बैठेंगे। आप मिशन मोड में हो, याद रखो, मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, क्या हुआ? मिशन मोड पे हो कि मुझे ये हासिल करना ही करना है, आप इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहां से मैं आपको रियल चीज बताया जा रहा हूं, इसलिए पेन पेपर उठा लो। आपको ये बात समझना है, मैथ्स में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, और वहां पर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो होती है 1 मार्क, क्लियर है। वहीं जो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है वो हो जाती है 0.33। इसके बाद आगे चलो, जीएस में जो एक क्वेश्चन होता है वो होता है 0.83 का। कितना होता है? 0.83 का। टोटल क्वेश्चन आते हैं 120। अब जरा लॉजिक लगाओ, मैथ्स लगाओ, दिमाग में सोचो जरा। अगर मान लो जो बंदा एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स ले रहा है, और दूसरा बंदा एक क्वेश्चन में 0.83 ले रहा है, तो उसमें आगे कौन रहेगा हमेशा? सर ये वाला। हमेशा याद रखो, आईएमए, आईएनए और एएफए निकालना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का आता है मैथ्स के पेपर में। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है मैथ्स के पेपर में, ठीक है ना। वहीं जीएस और इंग्लिश वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत। सोच के देखो, अगर मैं आपको गणित बताऊं, 1.00 माइनस 0.83, ये कितना आएगा? 0.17। मतलब हमेशा जब भी वो बंदा एक क्वेश्चन सही करेगा उसको 1 नंबर मिलेगा, दूसरे को 0.83 मिलेगा, और हमेशा डिफरेंस 0.17 का मिलेगा। वहीं जिसने सोच लिया कि यार मैं ना मैथ्स में मेहनत कम करूंगा, इंग्लिश में ज्यादा करूंगा, मेरे लिए इंग्लिश आसान है, तो सोचो उसको मैथ्स वाले को पीछे हटाने के लिए 0.17 से 5 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके 1.7 बैठेगा, कि उसको 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तब जाके वो मैथ्स वाले को बीट कर पाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सिंपल भाषा में बोलता हूं कि भैया मैथ्स वाले को एडवांटेज है, और जो इंग्लिश जीएस के भरोसे बैठे हैं नंबर उठाने के लिए, उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक नंबर, एक क्वेश्चन 0.83 का है। डिफरेंस अगर निकाल के देखोगे तो आपको ये 0.17 का मिलेगा। हमेशा मैथ्स वाला बंदा 0.17 से आगे रहेगा।
और जो इंग्लिश और जीएस पे फोकस करता रह गया वो 0.83 ही स्कोर करेगा हर बार। क्लियर है? मैथ्स वाले को हराना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं जो भी बच्चा मैथ्स कर रहा है वो अपनी मैथ्स को एटलीस्ट 4 आवर्स जरूर दे, 4 घंटे देगा तभी वो ये वाली चीज हासिल कर सकता है, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल। चलिए आगे जरा समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। कंप्लीट प्लान के अंदर बात करें तो मैंने आपको प्लान ए के बारे में अभी ब्रीफ किया था। प्लान ए क्या था कि आपको मैथ्स पे, साइंस पे, इंग्लिश पे करना है, क्योंकि मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन कितने का है, 1 नंबर का है। वहीं जो आपका साइंस है वो 28 से लेके 32 क्वेश्चन आते हैं फिक्स, हमेशा हर साल, और इंग्लिश में 120। तो सबसे बड़ा जो वेटेज है वो इन तीनों का, ये तो हमारा प्लान ए है। प्लान ए में साइंस हमें जो करनी है, फिजिक्स अप टू क्लास 11th करनी है, पूरे ऊपर क्लास 11 तक की करनी है, केमिस्ट्री क्लास 9-10 तक की करनी है, और बायोलॉजी भी क्लास 9-10 तक की करनी है। ठीक है ना? टॉपिक में स्पेसिफिक करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आपके ये वाले, क्लियर है? पर अगर मैं कहूं कि इसमें भी मैं कहूं कि न्यूमेरिकल वाले कौन से हैं, तो वो हैं ये वाले। अब जो आर्ट, कॉमर्स और बायो वाले होते हैं वो मुझसे पता है आके क्या पूछते हैं, भाई मुझे फोन करते हैं वो लोग, नंबर तो यहाँ पर मिल ही चुका होता है उन्हें। वो हरामी मुझसे पता है कॉल करके कहते हैं, सर अगर मैं न्यूमेरिकल छोड़ दूं तो कितना नुकसान हो जाएगा। अबे बेवकूफ, जो एग्जाम निकालने के लिए बैठा होता है ना, वो ये सोचता है कि मैं एक एक नंबर कहां से निचोड़ूं। तू सोच रहा है कि मैं कहां कहां से छोड़ सकता हूं, मेरा कैसे कम मेहनत में काम चल जाएगा, तो ये सोच रहा है। ये मत सोच भाई, अगर आप न्यूमेरिकल समझ गए ना तो वो सिंपल कहते हैं कि अगर आपको सिंपल फॉर्मूला आता है तो ये हो जाता है। ये देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये वही क्वेश्चन है, इसी साल आए थे, और ये डिफाइन है कि अगर आपको एक सिंपल फॉर्मूला पता है आप आराम से निकाल लोगे। तो प्लीज फिजिक्स से भागना मत, अगर आप आर्ट कॉमर्स की हो, तमीज में मेहनत में करो। ठीक है ना? जो आपको लाल रंग से दिख रहे हैं इनसे ही न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ये बात कंफर्म है। तो प्लीज मेक श्योर आप अपना दिमाग लगाओ। और अगर मैं आपकी जगह होता, मेरा भाई होता, तो मैं उसे बार बार एनडीए के क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो जरूर कराता, प्लस एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जरूर कराता, क्योंकि उसके भरोसे उसका एग्जाम 200 टका निकलना ही निकलना है, उसमें सबसे टफेस्ट क्वेश्चन निकलते हैं। अब ये कहते हो सर टफ, एनडीए बहुत टफ है, एनडीए बहुत टफ है, बच्चे बोलते हैं। मैं बोलता हूं यार, इफ यू आर नॉट रेडी टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, आप वर्स्ट के लिए तैयार नहीं कर रहे हो, तो आप सोच के चलो यू आर नॉट मेड फॉर द बेस्ट। दोबारा बोल रहा हूं, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यू आर नॉट मेड फॉर द बेस्ट। मैं जब तैयारी करता था तो भी मेरे फादर ने मुझे ये लाइन बोली थी, और मैं तुम्हें भी यही बोल रहा हूं। ठीक है ना? मुझे मेरे मेंटोर ने ये बात बोली थी कि इफ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द बेस्ट यू डोंट डिजर्व द बेस्ट, एंड सेम आई एम सेइंग टू यू। हर चीज निचोड़ निचोड़ के करनी है। आप जरा सोच के देखिए, मैंने आपको फिजिक्स के कितने टॉपिक बताए हैं, 6, पर एक्चुअल में पता है कितने टॉपिक्स हैं? ये देखो, टोटल टोटल 14 टॉपिक्स हैं। जो एक साल की प्रिपरेशन करता है ना, मैं उसको बोलता हूँ बेटा 14 टॉपिक है, 14 के 14 खत्म करना है, क्योंकि इनमें से कहीं से भी आ सकता है। ठीक है? यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के दिख रहे हैं 11 टॉपिक्स, मैंने इसे समराइज करके कह दिया है, कुछ नहीं भाई, आप 3 टॉपिक में खत्म कर लो, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर लो, क्लास 9th और 10th में आ रखी है। ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, आप इतना खत्म कर लो, और इनऑर्गेनिक को आप छोड़ दो। जब आपके 4 महीने हैं, 4 मंथ्स, बट वहीं अगर मेरे पास बच्चा आता 1 साल के लिए ईमानदारी से, क्योंकि मेरी फिलॉसफी क्या है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड देन यू डिजर्व द बेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? इस बात को गांठ बांध दो। अब नेक्स्ट चीज आती है बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी में आपके पास सेल, टिश्यू, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, डिजीज, विटामिन, सिस्टम, ये फिक्स टॉपिक है, ये आपको हर साल देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है? इनमें आपको ध्यान रखना है कि सेल 100% आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, 99 क्या 100%। ठीक है? टिश्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको हेरिडिटी, इवोल्यूशन के बारे में 50-50% है, बट ये समझ लो कि ये आता जरूर है, हर दूसरे एग्जाम में देखने को मिला है। डिजीज, विटामिन आता ही आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर साल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? अगर आप इसे डिटेल में कर सकते हो तो टोटल 10 टॉपिक है, उनको आप ध्यान रखो, बट करना है। साइंस की वेटेज कितनी है? 32 है। अगर आप साइंस टीम के हो ना, तो साइंस सबसे पहले उठाना, मेरी आपको सलाह ये है। ठीक है ना? और जो जो टॉपिक्स लिखे हैं टिक मारते जाना, प्रिंट आउट प्लीज निकाल लेना। तुम सोच रहे हो नहीं नहीं मैंने लिख लिया है, कितना भी लिख लो, तुमसे कुछ ना कुछ छूटेगा, इतनी डिटेल में बात की है। एंड मैं इस बात पे बड़ा प्राउड लेता हूं कि यार पूरे यूट्यूब पे मैं ही हूं जो इतनी डिटेल में समझाता है।
बच्चा खुद पढ़ाई करना चाहे खुद कर ले, मेरे से करना चाहे मेरे से कर ले। तो मैं डिटेल में बताता हूँ बहुत चीजें। चलिए आगे देखते हैं जरा, यहां से हम जरा आगे लेते हैं इंग्लिश। ओ माय गॉड, इतनों का इसने जीना हराम किया ना इस साल। आप किसी भी बच्चे से पूछना जिसने सीडीएस 125 दिया, बेचारा रोया है, खून के आंसू रोया है वो। क्यों रोया है मैं आपको समझा देता हूँ। हुआ क्या कि इंग्लिश के पेपर में 60% ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम द वोकैबुलरी, और ऐसा नहीं होता था। वोकैबुलरी के सिर्फ 20 क्वेश्चन आते थे पहले, और ये इतना खतरनाक हो गया कि बस क्या बताऊं। नाउ क्वेश्चंस जरा आप ध्यान से देखो, ये वर्ड्स आप देखो ध्यान से। मुझे नहीं लगता आपने ऐसे देखे होंगे वर्ड्स कभी, इतने गंदे वर्ड थे। अब क्या था, क्योंकि यार मैं एजुकेटर हूं, मुझे पता करना था यार ये आए कहां से है। तो मैं लग गया सर्च पे, और सर्च करते करते एक लाइन जो थी, जो कि सीडीएस ने अपनी नोटिफिकेशन के अंदर डाल रखी है, वो नोटिफिकेशन की लाइन मुझे मिल गई। नोटिफिकेशन की लाइन ये कहती है कि हम क्वेश्चन पेपर ऐसा बना रहे हैं जिससे कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश समझ में आए, और वो शब्दों का इस्तेमाल करता कैसे है। बट जब ये लिख रहे हैं हम, तो भाई इसमें एक सबसे बड़ा पंगा क्या है, हम ये समझ रहे हैं कि हम 17-18 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम 17-18 साल के बच्चे की नहीं, हम 24 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, 21-24 साल के, जो मानना जा रहा है कि वो अंग्रेजी का इस्तेमाल काफी अच्छी तरह से कर पा रहा होगा, और उसकी जो एग्जाम का लेवल है वो C1 C2 प्रोफिशिएंसी लेवल का है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये अंग्रेजी आपके अकॉर्डिंग ठीक है। और कायदे में इस अंग्रेजी में अगर मैं आपको देखूं, ये यहां पर जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर ऐसा बना होना चाहिए जो कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश को देख सके, प्लस शब्दों का इस्तेमाल। तो एक सिंपल बंदा है, एक बंदा ने लिखा है दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज अ वेरी सॉरी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो यार ये तो लग रहा है इतनी अंग्रेजी तो हमें आती है, बट वो ऐसी नहीं कह रहा है। वो अंग्रेजी कैसे डालता है, दिस इज अ वेरी की जगह कह देगा ब्लिसफुल, ब्लिसफुल ब्यूटीफुल प्लेस। अब तुमने वेरी की जगह कभी ब्लिसफुल इस्तेमाल ही नहीं किया, तो तुम्हारे दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि यार ये काम, ये हो क्या गया, ये समझ ही नहीं आ रहा। क्लियर है। तो ऐसी अंग्रेजी वो आपसे डिमांड कर रहा है। क्लियर है। तो प्लीज मेक श्योर अपनी पूरी ताकत C1 C2 की प्रोफिशिएंसी लेवल में लगा दो। अब मेरी आपको क्लियरिटी बताता हूं, जितने हमारे यूपी बोर्ड वाले हैं वो इस लेवल पे बैठे हुए हैं, ये या ये। जितने हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका लेवल है ये वाला। आपको अचीव करना है ये वाला लेवल। जब आप ये वाला लेवल अचीव करोगे तभी आपका पेपर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब C1 C2 ये लेवल डिसाइड किसने करा, ये डिसाइड करा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। किसने इस्तेमाल करा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। एक तो साला मेरा पेन पता नहीं क्या है कि बार बार पता नहीं इंक फैल जाती है, करना पड़ेगा। अगर भैया आपका सिलेक्शन हो जाए तो मैं एक नया पेन भेज देना मुझे, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ इस पेन से। एक तो बजट भी नहीं है, तो ऊपर से ला भी नहीं पा रहा मैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने सेट किया है ये। और ये मानते हैं जिस बंदे की उम्र 24 से प्लस होती है उसका प्रोफिशिएंसी लेवल ये वाला होना चाहिए। ठीक है ना। अब भैया जब ये पेपर बदल के आया तो देखो भैया क्या क्या हुआ। इंप्रूवमेंट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स में भी वोकैबुलरी का इस्तेमाल हुआ, आइडेंटिफाइड ऑफ द करेक्ट वर्ड्स में भी वोकैबुलरी का इस्तेमाल हुआ। ठीक है ना। को रिलेशनशिप ऑफ सेंटेंस में भी वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पर आपका करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड इन सेंटेंस में भी वर्ड का इस्तेमाल हुआ था, मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग में भी वोकैबुलरी का इस्तेमाल हुआ था, होमोनियम्स में भी आपको वोकैबुलरी का इस्तेमाल हुआ। देखो कितने सारे क्वेश्चन आए, 1 2 3 4 5 6, हर सेट में 10-10 क्वेश्चन थे, हर सेट में 10-10 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली वोकैबुलरी बेस्ड आ गए थे। ठीक है ना। और अगर आपने गलती से स्पॉटिंग एरर पढ़ लिया, तो स्पॉटिंग एरर में गलती तो ग्रामर की थी, पर अंग्रेजी इतनी खतरनाक लिखी हुई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था लिखा गया है। समझ में आ रही है। तो इसलिए यहां पर भी वोकैबुलरी का बड़ा गंदा इस्तेमाल था। टोटल 60 क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें वोकैबुलरी का इतना गंदा इस्तेमाल हो रखा था कि अगर बच्चे की वोकैबुलरी स्ट्रांग ना हो तो उसकी लंका लग जाए।
चलिए अब एक एक चीज को जरा तोड़ तोड़ के समझते हैं। पहली बात तो जरा पुराना पैटर्न देखो। आप पुराने पैटर्न में एंटोनिम सिनोनिम देखोगे, यहां पर आप कहीं नहीं देखोगे। क्लियर है? पुराने पैटर्न से इसने बहुत चीजें उठा के फेंक दी हैं, ये हम नहीं पूछ रहे। ठीक है ना? पूरा पेपर पैटर्न बदल दिया। आपको बहुत कम चीजें होंगी जो आपको मैच करती हुई मिलेंगी, और 90% ऑफ द पेपर हैज बीन चेंज। क्लियर है? मेरे पता है स्टूडेंट मुझसे नाराज थे, सर कॉम्प्रीहेंशन नहीं आया इस बार, आपने कहा था कॉम्प्रीहेंशन आएगा। सोचो, जब से सीरियस एग्जाम बना है ना, तब से कॉम्प्रीहेंशन आता था। मैं अपने यहाँ जो ऑफलाइन क्लास का एडमिशन टेस्ट लेता हूँ ना, उसमें भी कॉम्प्रीहेंशन देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सीडीएस एनडीए में कॉम्प्रीहेंशन आता था। इस साल हटेगा दिया। याद रखिए, जो यूपीएससी है वो है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। इसको प्रिडिक्ट करने का तरीका ये है कि जो इसकी सिलेबस की लाइन है उसको आप समझे। वो ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी अंग्रेजी की समझ अच्छी हो और शब्दों का इस्तेमाल जानता हो, और वो लेवल कौन सा है? C1 C2। ये हिडन लाइन मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं। अब मेहनत करना आपका काम है, मैंने आपको खोल के रख दिया है। ठीक है ना? चलिए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब किताबें कौन कौन सी लगेगी देखिए। पहली बात तो आपको B1 B2 लेवल को अचीव करने के लिए आपको एक किताब लेनी पड़ेगी, वर्ड पावर मेड इजी। उसके साथ आप कोई भी ग्रामर की किताब ले सकते हैं, जैसे पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, एसपी बख्शी, पैराम पाथफाइंडर, कोई सी भी किताब आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। C1 C2 को अगर अचीव करना है तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की दो किताबें लगेंगी। ये किताबें बहुत महंगी है, हजार हजार रुपए की है। अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो कुछ ज्यादा महंगी किताबें बैठ रही हैं, कहां से मिलेगी, आप कुछ तरीका बता दो, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा। पीडीएफ से आपको मैं आपको डिटेल में आपको समझा दूंगा, देख मैं समझा के दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है ना? चलिए, अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखो जरा, ये देखो, ये है, इतना बड़ा सेंटेंस है, इतना बड़ा सेंटेंस है, और उसका एक दूसरा वर्ड बताना है कि इसकी जगह हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरी बात लिखी हुई समझ में ही नहीं आई तो आप यूज कैसे करोगे? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपकी अंग्रेजी की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको रीडिंग हैबिट बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। रीडिंग हैबिट में देखो क्या है, सबसे पहले आपको A1 लेवल के लिए किताब पढ़नी पड़ेगी, विन योर इनर बैटल, बहुत ही आसान किताब है। उसके बाद A1 A2 लेवल को अचीव करने के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, डीप वर्क एंड प्रैक्टिसिंग माइंड। फिर A1 A2 के बाद आता है B1 B2 लेवल, उसमें किताब का आता नाम रिलेंटलेस। और लास्ट में जो सबसे टफ लेवल है वो है C1 C2, जो कि है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। क्लियर है? ये आपको पढ़नी है। अगर आप नोटिस करो, मैंने किताबें बड़ी ढूंढ ढूंढ के निकाली है। विनर विन और इनर बैटल में आपको ना समझ में आएगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, हाउ टू स्टडी। डीप वर्क में आपको फोकस करना समझ में आएगा। और प्रैक्टिसिंग माइंड लक को आपकी लाइफ से एलिमिनेट करना सिखाएगा कि लक को अपनी लाइफ से कैसे हटाए और जीत को कैसे हासिल करें। रिलेंटलेस आपको अब सेल्फ डिसिप्लिन बनाना सिखा देगा, ये सेल्फ डिसिप्लिन बनाना कैसे है। कुछ लोग कहेंगे सर मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता हूं, पढ़ो, मना ही नहीं है, पर ये जरूर पढ़नी है। ठीक है ना? न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई खराब नहीं है। ठीक है ना? न्यूज़पेपर पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ना। ठीक है? सॉरी, द इकोनॉमिक्स मैगजीन आती है, सॉरी मैगजीन आती है, वो पढ़ना बहुत अच्छा है। और अगर हो सके तो बीबीसी न्यूज चैनल देखो, बीबीसी न्यूज चैनल, उसकी जो प्रोफिशिएंसी लेवल होती है वो C1 C2 होती है। या मैं भूल जाता हूँ, यहां पर नहीं लिख रहा, अगर बीबीसी मैगजीन लिखती तो मैं दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है ना? तो C1 C2 में आप द इकोनॉमिस्ट, और आप क्या पढ़ सकते हो, बीबीसी बीबीसी न्यूज चैनल, ये आपको दो देखने ही देखने हैं। ठीक है ना? तो आप C1 C2 लेवल आप अचीव कर दोगे। ठीक है? चलिए, यहाँ तक की बात हो गई है। देखो, हर साल पेपर बदलेगा और हर साल पेपर में चेंजेस आएंगे। अब इस चीज के लिए आपको दिक्कत ना हो, मैं चाहता हूं कि एक नया यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड क्लासेस। जो अभी आपका है वो है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, ये बनाया सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड क्लासेस। यहाँ पर आपकी इंग्लिश की क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, और हम C1 C2 तक आपको फ्री में पढ़ाएंगे, कंप्लीटली फ्री। ठीक है? और जब ये हम फ्री में पढ़ा रहे होंगे आपको, तो मेरा आपको वादा है कि इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट ये गिव एंड टेक रिलेशन है।
मैं तुम्हें पेपर की तैयारी करा रहा हूं, तुम मुझे भाई अपना प्यार दो। इस चैनल पे अभी एक भी वीडियो नहीं डली है। आपको अगर ये चैनल ढूंढना भी हो ना, तो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाकर मिलेगा। ये आपको सब्सक्राइब करना है, क्लियर है? वहां पर आपको कुछ ही दिनों में एक वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको पूरा टाइम टेबल दिया होगा कि कैसे कैसे इंग्लिश पूरी पढ़ाई जाएगी, कैसे कैसे एक एक टॉपिक कब कब खत्म होगा। पर आपको ये बात गांठ बांधनी है कि प्यार दोनों जगह चाहिए। मैं आपको वादा कर रहा हूं अपने प्यार में कि आपको क्वेश्चन दिखेंगे इंग्लिश के, और आपका प्यार मुझे ये चाहिए कि हर हाल में आज आप बिना वीडियो के, मतलब बिना वीडियो रिलीज हुए, आप सब्सक्राइब बटन पे हिट करके आओगे। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, मुझे नहीं लगता आपको ऐसे वर्ड्स आते हैं, एप्लॉम, गैस्ट्रोनॉमी, क्लियर है? ये फॉरेन वर्ड्स होते हैं। तो मैं वादा कर रहा हूं कि जो मैं आपको कराऊंगा इस चैनल पे, वो आपको दिखेगा एग्जाम में। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से स्टडी करके ये किताबें रख सकते हो जो मैंने आपको बताई हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपको वादा कर रहा हूं, इन्हीं किताबों को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, और आपका सपना जो फौज का है वो पूरा होकर रहेगा। क्लियर है? तो प्लीज मेक श्योर आप पूरी जान लगा के आप करो तैयारी, ठीक है ना? चलो, नाउ सीडीएस का पेपर दूसरे पेपर से डिफरेंट कैसे है, इस बात को भी तो समझ लेते हैं, ठीक है ना? कई लोग कहेंगे यार शुभम सर तो यार ज्यादा ही बोल रहे हैं, ये है वो है, ऐसी बात है। देखो यार, ऐसी कोई बात नहीं। जरा सीडीएस का पेपर देखो। सीडीएस के पेपर मैंने अभी आपको पढ़ के बता दिया था कि वो क्या कह रहे हैं, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, शब्दों का इस्तेमाल आना चाहिए, बस इतना ही लिखा हुआ है। मैं एक मिनट गाली दे दूंगा यहाँ पर, तू सारा यहाँ बैठता ही क्यों है एक बेवकूफ हमारा भाई, ऐसी हरकतें करता है। नाम याद कर लो, मुझे सुनना तभी मेरे लिए फोन करना। चलिए अब देखिए, सीडीएस एग्जाम है। सीडीएस एग्जाम के अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई उसमें सिलेबस क्या बता रखा है। बट एसएससी में देखो वो प्रॉपर बताता है। एंटोनिम्स पूछूंगा, स्पेलिंग पूछूंगा, डिटेक्टिंग द स्पेल वर्ड पूछूंगा, होमोनिम्स पूछूंगा, सब वो डिटेल में बताता है मैं क्या पूछूंगा। सीडीएस नहीं बताता। सीडीएस कहता है बस मैं पूछूंगा कि इंग्लिश की समझ कैसी है और शब्दों का इस्तेमाल कैसा था, बस। तो भाई वो कह रहा है कि C1 C2 लेवल तक आपको अचीव करना पड़ेगा। वो इंग्लिश का हाईएस्ट लेवल है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। समझ लो मेरी बात? चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो यार, एक बात और है, अगर मान लो आपका किताब पढ़ने का बिल्कुल मन ना करता हूं, बिल्कुल मन ना करता हूं, तो मैं एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूं। उसमें मैं खुद की एक किताब मैंने लिखी है, ठीक है ना? ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, द ट्रैप द कॉन्फिडेंस ब्लूप्रिंट। उसमें क्या होता है, मैं जो मेरा गूगल मीट है, उस पर मैं हर संडे मिलता हूँ। गूगल मीट पे हर संडे मिलता हूँ, और बच्चे उसे रीड करते हैं, और कोई दिक्कत आती है तो मैं उन्हें बताता हूँ, देखो बेटा इसमें ऐसे पढ़ना है, ये है। क्लियर है? अब आप सोचोगे सर तो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट मैं ये भी तो सिखा रहा हूँ पढ़ना कैसे है, तुम ये भी तो सोचो, ठीक है ना? तो मार्केटिंग में अपनी किताब की कर रहा हूँ, बट ऑब्वियस यार कल सेल होगी, जब लोग आज अच्छी लगेगी तभी तो लोग कहेंगे कि भैया ऐसे रिलीज करना चाहिए, मतलब लोगों को सामने लाना चाहिए, ठीक है? तो किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो सिंपल अगेन है यार, तुम्हें कुछ नहीं करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तुम्हें, ठीक है ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फ्री में क्लासेस दूंगा तुम्हें, ठीक है? चलो यहां तक की बात हो गई। अब यहां से अंदर आगे चलते हैं, अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स की कहानी में देखो दो हिस्सा है, एक है अर्थमेटिक एल्जेब्रा का, और दूसरा एडवांस मैथ का। एडवांस मैथ में क्या होता है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये आपको दबा के सबसे पहले यही करना है। 60% सिलेबस है आपका, सबसे पहले आपको ये करना है। ये आपको सबसे बाद में करना है। सबसे बाद में भी आपको इसलिए करना है क्योंकि अगर आपने एफकेट एग्जाम में सुना हो, तो ये एफकेट एग्जाम में काफी हाईएस्ट वेटेज का रखता है, ये बहुत हाईएस्ट वेटेज का रखता है। और बच्चा बिना परेशान हुए लास्ट में करे तो ज्यादा अच्छा है, उसको रिवीजन में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर उसने पहले ही ये वाला काम कर लिया तो फिर बाद में रिवीजन में इसमें टाइम जाएगा, ये वाला पार्ट छूट जाएगा। टाइम आपका लिमिटेड है 4 महीने, ऐसा तो नहीं टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना। कई लोग मुझसे कहते हैं सर मेरे पास तो मैथ्स ही नहीं, मैं तो कॉमर्स आर्ट का हूं। तो मैं आपको बता दूं, आपको मैथ्स के फंडामेंटल ठीक करने पड़ेंगे, जिसमें टॉपिक्स आते हैं एल्जेब्रा, और दूसरा आता है ट्रिग्नोमेट्री। और यहां पर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स, जिनकी मैथ्स अच्छी है या ठीक है, वो घमंड में ना रहे। आपको अगर लेवल अचीव करना है कि आप चाहते हो 200 टका मेरा हो ही जाए, आपने एक एग्जाम सुना होगा कैट। कैट की इस किताब के अंदर
लेवल दो है, एक है लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 2 है एक्चुअल में कैट का लेवल, और लेवल 1 जो है वो है सीडीएस का लेवल। आपको सीडीएस के लेवल वाला जो लेवल 1 है वो खत्म करना है इन दो किताब से। पहली किताब का नाम है सर्वेश के वर्मा और दूसरी का नाम है अरुण शर्मा। हो सके तो सेकेंड हैंड ले लेना, हो सके तो सेकेंड हैंड ले लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उसके अलावा आप पीवाईक्यू जरूर कराना। देखो, जब मेरे पास बच्चा खुद भी आता है ना ऑनलाइन में, तो भी मैं ऐसे ही कराता हूँ। मान लो नॉन मैथ्स का बच्चा है, पहले उसको एलजेब्रा ट्रिगो कराता हूँ तो उसका बेसिक क्लियर हो जाए, फिर मैथ्स के कंसेप्ट कराता हूँ, फिर सीडीएस के पीवाईक्यू कराता हूँ, और फिर कैट का जो एग्जाम लेवल 1 है वो कराता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बता रहा हूँ, अरे सब बता दिया मैंने, कोर्स कैसे बनाया पूरा बता दिया मैंने आपको कि भैया मैंने अपना कोर्स कैसे बनाया ऑनलाइन, सब बता दिया, और वही किताबें बताती। अब तुम खुद तैयारी करना हो चाहो खुद तैयारी करो। तुम्हें लग रहा है यार ये बंदा बड़ा बढ़िया है, मैं इससे बात कर लूं, इससे मुलाकात हो जाए, यही मेरा मेंटोर बन जाए, तो मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। मैं आपकी तैयारी में मदद करूंगा, ठीक है। चलिए, अब ध्यान रखना भाई, ये सब कुछ मैंने एक पीडीएफ में लिख के दे दिया है। और कहां मिलेगी पीडीएफ? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देखिए जरा, यहां पर टीडीएस एफकेट, ठीक है ना। टीडीएस एफकेट आपको टेलीग्राम पे सर्च करना पड़ेगा, उसके आगे सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड लिखना। कई लोग क्या करते हैं, खाली एसएसबी लिख के छोड़ देते हैं और उनको ग्रुप नहीं मिलता। तो प्लीज इन छोटी छोटी गलतियां मत करना, ठीक है। चलिए, तुमने प्लान ए की बात कर ली, ठीक है ना। प्लान ए में हमारा क्या था? मैथ, इंग्लिश, जीएस। अब आते हैं ज्योग्राफी करंट अफेयर पे, ठीक है। ज्योग्राफी करंट अफेयर को जरा समझो जरा। ज्योग्राफी करंट अफेयर में आप जरा ये टॉपिक्स देखो, ये हैं टोटल मिला के 28 टॉपिक। अगर आप किसी भी साल का पेपर देख लो, आपको मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिलेंगे। ये देख लो, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रहा होगा आपको, और देखो आई एम श्योर इसमें भी कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टॉपिक होगा ही होगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं लिखा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं तो लिखा होगा। हिमालय, सॉइल फॉर्मेशन, अर्थ, ओपन क्लाइमेट सिस्टम, यहाँ पर आ जाता है ये बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर नेशनल पार्क में आ जाता है, ठीक है ना। सेम वे अगर आप यहाँ पर थोड़ा और आगे चलोगे तो यहाँ पर लिखा होगा बायोस्फीयर रिजर्व। देखो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व तो एग्जैक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाउड्स, ये क्लाउड्स का टॉपिक है, यहाँ पर क्लाउड्स होगा, ये देखो ये रहा। तो आपको 99% सारे टॉपिक आपको यहीं से मिल जाएंगे और आपका सब कुछ ही इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके ज्योग्राफी के मेन टॉपिक है। याद रखना, क्लास 11 की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मन लगा के पढ़नी है एनसीईआरटी की, तभी आपको कुछ हासिल होगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें देखो, ये मतलब ये आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये लैंड बैरियर्स है, बैरियर्स आइलैंड होते हैं, ये सारे के सारे इन्हीं टॉपिक के अंदर मैंने कवर किए, ठीक है। तो बहुत मन लगा के करो तभी आपको समझ में आएगा। ये देखो ड्रेनेज पैटर्न है, ये रिवर का ड्रेनेज पैटर्न है, यहाँ पर आपके सामने मेंशन करा और ड्रेनेज टॉपिक भी यहाँ पर होगा। ए बी सी डी, कहाँ गया बेइज्जती करा रहा मेरी, ये रहा यहाँ पर है, क्लियर है। तो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आपको उतना ही करना है। पूरी बुक अगर करने बैठ जाओगे तो खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर को चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं आपको करंट अफेयर बड़ी मजेदार तरीके से कराने वाला हूं। पहली बात तो करंट अफेयर में टॉपिक्स आते हैं ये सारे, और मैं आपको कराऊंगा बड़े सुंदर सुंदर टॉपिक से। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, ये फ्री में करा रहा हूँ, ऐसे नहीं पैसे ले रहा हूँ तुमसे मैं। तुम सोचो कि नहीं सर लालची आदमी है, नहीं लालची थोड़ा सा तो हूँ, मतलब हर आदमी होता है थोड़ा सा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है, बड़ा अच्छी तरह से ग्राफिक मैंने बनाया है, सुंदर सुंदर, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चंस भी बनाए हैं, ठीक है, कि मतलब एक न्यूज कराई और उसके 2 क्वेश्चन। और पता है उसके बाद खास बात क्या है, कि इसके बाद मैं आपको एक टेस्ट पेपर भी दूंगा, एक टेस्ट पेपर दूंगा ऑनलाइन। उस ऑनलाइन में होंगे 10 क्वेश्चन, और 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा हाथ की हाथ, फ्री में आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, और बहुत ही सुंदर नोट्स बनाए हैं, बहुत ही सुंदर, आप देख पा रहे होगे, ठीक है ना। हमने बड़ी डिटेलिंग डाली है कि बच्चे को फील हो यार उसने कुछ उखाड़ा है। जरा देखो जरा इसे, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो देखोगे चैलेंज 1 चेक योर अंडरस्टैंडिंग, फिर यहाँ पर हमने एक डायग्राम से बनाया, फिर यहाँ पर देखोगे नीचे चैलेंज 2 चेक योर अंडरस्टैंडिंग, फिर ही इज अबाउट टू रीच अ गोल, ठीक है। एंड आई ट्राई टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। दिलजीत पाजी थे ना, दिलजीत पाजी क्या कहते थे कि जिस किताब में पिक्चर नहीं वो किताब ही बेकार है। तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि यार तुम्हारी ना किताब में अगर फोटो ज्यादा हो, तुम्हें थोड़ा मन ज्यादा लगे, सुंदर सुंदर बनाया। और हाँ, एक बात और, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने
एक चीज और करिए, चलो मैं बाद में बता दूंगा, बट तुम्हें बस इतना करना है कि जो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वाला भैया यूट्यूब चैनल है, कहाँ गया भाई यूट्यूब चैनल लग गया, बस तुम्हें एक ही चीज का याद रखना है कि भाई ये जो चैनल था हमारा यूट्यूब वाला, इसको तुम्हें सब्सक्राइब करने वाला है, इसको सब्सक्राइब करना है और तुम्हें करंट अफेयर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप पूरी की पूरी करंट अफेयर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी प्लीज कोई वीडियो नहीं आई है, एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अभी तुरंत जन्म हो जाएगा, बहुत वीडियो एक साथ बनानी पड़ती है, तो अभी नहीं आई है, पर प्लीज सब्सक्राइब कर लिए। आपका प्यार जो होगा वही मेरे लिए बस आशीर्वाद है कि भैया काम शुरू कर दे शुभम, प्यार तुझे मिल चुका है, क्लियर है ना। तो बस ठीक है, चलिए यहां तक हो गई ये कहानी। अब कहानी में हम जरा चलते हैं। अब आता है ज्योग्राफी में, हमने करंट अफेयर की बात खत्म कर ली है, ज्योग्राफी की बात भी खत्म कर ली है, ये हमारा प्लान बी था। प्लान बी जरा समझिए हम क्या कह रहे हैं। देखिए प्लान ए में हमने करीबन 30 नंबर उठाए, 30 से लेके 40 नंबर, 40 नंबर पकड़ लेते हैं। इंग्लिश में हमने करीबन 60 नंबर उठा लिए। जीएस में हमने साइंस करके करीबन 30 क्वेश्चन उठा लिए। तो अगर आप इसका टोटल देखें तो ये बैठ रहा है 100 प्लस 20, 120 नंबर बैठ रहे हैं। 120 मार्क्स हमने उठा लिए हैं अब तक। तो प्लान बी का काम क्या है कि यार ये प्लान तो बॉर्डर लाइन तक का है, कि बॉर्डर लाइन तक 120 मार्क्स तक, 120 मार्क्स तक तो हम पहुंच गए हैं। थोड़ा सा और पुश चाहिए, थोड़ा सा और पुश कौन करेगा, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। इसमें से आते हैं 20 क्वेश्चन, इसमें से आते हैं 10-12 क्वेश्चन, टोटल 30 हो गए। 30 को करते ही आप 150 की गाड़ी पे पहुंच जाओगे और आपका सपना आईएमए का तो हो गया, आईएनए का भी हो गया, ओटीए का भी हो जाएगा, और एएफए का थोड़ा सा डाउट वाला लग रहा है क्योंकि एएफए की हाईएस्ट कट ऑफ 160 जा चुकी है एक बार। तो उसके लिए हमें खाली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एएफए वाले को करना है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम लोग ना शॉक में हो जाओगे। एक बार पता है क्या हुआ था, टीडीएस 124, टीडीएस 124 में साइंस के सिर्फ 3 क्वेश्चन आए, टीडीएस 224 में पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आए, टीडीएस 125 में इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन आया। अब ये ना शॉकिंग था। इसका मतलब उसने क्या कहा है कि ऐसा हो सकता है मैं किसी सब्जेक्ट में एकदम वेटेज कम कर दूं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको करके सब जाना है। पर मैं एक बात जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि ये वाला जो पार्ट है, जो प्लान ए प्लान बी है, प्लान ए प्लान बी है, पहले आप उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट खत्म करो एंड ट्राई टू गेट इट 100%। 100% क्वेश्चन करने का आप मतलब कोशिश करो या 100% आप पेपर कर पाओ, क्लियर है। फिर जो आपका हिस्ट्री है या आपका पॉलिटी है या इकोनॉमिक्स में, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट निपटा डालो, तो भी आपका काम बन जाएगा, आप आराम से निकाल दोगे, सेल ऑफ कर दोगे, क्लियर है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, कई लोग हो सकता है ये मान के चले कि किसी एक यूट्यूबर को टारगेट किया जा रहा है, बट मैं टारगेट नहीं कर रहा। मेरी बात बस ध्यान सुनिए, सभी यूट्यूबर्स के लिए कह रहा हूं, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जी चैनल हो। देखिए किसी भी यूट्यूबर के लिए मैराथन सीरीज निकालना, उसके लिए खुद का काम प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा है। जरा सोच के देखिए, 3 घंटे की मैराथन बनाई, ध्यान सुनना, 3 घंटे की मैराथन बनाई, तो मैराथन बनाने में नॉलेज किसकी बड़ी होगी, उस यूट्यूबर की, उसने बड़ा छांट छांट के निकाला, तुमने तो बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ा, ठीक है। कई लोग मैराथन कवर करने को ही अपना सिलेबस मान लेते हैं, ये गलत है। आर यू गेटिंग पॉइंट, मैराथन कवर करने को सिलेबस मत मान लिया करो। और कई लोग कहते हैं सर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं इसलिए मैंने मैराथन से कर लिया, मैंने वो नहीं कहा था। मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है जो मैंने टॉपिक्स आपको दिए हैं, मेरा कहने का सेंस वो है, अगर आपके वो सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करा है। आप सोच के देखो, ज्योग्राफी में आप अगर सोच रहे हो कि सिर्फ 28 ही टॉपिक्स होते हैं, तो आप एक गलत सोच रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है, कहां गया ज्योग्राफी, यही तो था ज्योग्राफी भी। तो 1 2 3 4 भाई आजा मैथमेटिक्स, प्लान ए प्लान बी। हाँ, ज्योग्राफी में अगर 28 टॉपिक सोचो तो बहुत गलत है। टोटल ज्योग्राफी में जो टॉपिक्स है वो है 48, डबल। मैंने आपको 50% में डाल दिया है, तो इसमें से आधा मत करना, ये जो मैंने बताया करना ही करना है, छोड़ना नहीं है इसे। अगर आपने छोड़ दिया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, दिस इज द होल गेम, यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ इकोनॉमिक्स की आप टॉपिक समझ लिए, अब हम आ गए प्लान सी पे। प्लान सी का काम क्या है कि भैया अगर मान लो पेपर बिल्कुल ही बदल के आ गया, हमारे अकॉर्डिंग आया ही नहीं, तो हम इकोनॉमिक्स को टच जरूर करेंगे, इकोनॉमिक्स छोड़ के जाएंगे। क्लास 12 एनसीईआरटी करनी है, उसमें हमें खाली मैक्रो इकोनॉमिक्स करनी है। कई लोग कहते हैं 11th की भी करनी है, नहीं 11th की नहीं करनी, 12th की करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th में है, 11th ऐसा नहीं है सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, ठीक है ना।
तो हमारा प्लान ए कंप्लीट हो गया, प्लान बी कंप्लीट हो गया है, हम प्लान सी पे आ चुके हैं। तो प्लान सी में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बात की है। प्लान सी के अंदर पॉलिटी के अंदर आप ये टॉपिक जरूर खत्म करो। क्लियर है? ये टॉपिक आपको जुबानी पता होना चाहिए, बाकी सारे पता हो ना पता हो, पॉलिटी बहुत बड़ी है, पता है बहुत बड़ी है, पर ये आपको पता होना चाहिए। अब चाहे वो आप लक्ष्मीकांत से करो, ठीक है ना, चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल से करो, चाहे आप 11th की या 12th की एनसीईआरटी पढ़ो, वो आपकी इच्छा है, पर आपको हर हाल में ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में इस साल एंशियंट हिस्ट्री भर भर के आई, सब पढ़ो एंशियंट हिस्ट्री, मैं सब बता रहा हूं। मेरे बच्चों ने आज आके बताया कि सर जो आपने एंशियंट हिस्ट्री में कराया था ना, वो सब आया और इतनी खुशी मिली। बताएं, मिडिवल सब पढ़ो, कौन मतलब तय है कि मिडिवल में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, ब्रिटिश राज पढ़ो, गांधी जी के बारे में डिटेल में पढ़ो, उनकी टाइमलाइन पढ़ो, और जो बाकी लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है ना, वो सभी लीडर्स, बी आर अम्बेडकर, सभी लीडर्स के बारे में डिटेल में पढ़ो। क्लियर है? ये हिस्ट्री का आपका मेथड होना चाहिए। हिस्ट्री में यार अलग अलग किताब है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री के लिए सबसे प्यारी किताब है बुक बाय आर एस शर्मा। ठीक है? आर्ट एंड कल्चर में एक बहुत ही आईएएस के एक रिनाउंड आदमी है, नितिन सिंघानिया, हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनके, आपको वहां पर मिल जाएंगे अमेजोन पे, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्लास 11th, ठीक है ना, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइन आर्ट्स। अगर आपको इन सबको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो तो मैं सिंपल इसका लिंक, बुक्स का लिंक्स मैंने वहां पर डाल दिया है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से एक बार आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। मिडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा, बहुत अच्छी किताब, बहुत प्यारी, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है स्पेक्ट्रम, ये आपको खत्म करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा प्लान समझा दिया है, सब चीजें मैंने आपको एकदम क्लियर कर दी है, एक एक चीज बता दी है, इस पूरे रोड में आपको प्लीज प्रिंट आउट करा लेना। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये वो मौके होते हैं जब मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ, उनकी बात की थी, मौज कर दी भैया, जो आपने बोला था वो सब आता है। मेरे ख्याल से आप ही हो जिसमें यूपीएससी की सेटिंग हो रखी है। क्यों यूपीएससी की सेटिंग हो रखी है? क्योंकि बच्चा समझ चुका है भैया तैयारी कराएंगे तो वर्स्ट के लिए तैयारी कराएंगे, और अगर तुम वर्स्ट के लिए तैयार हो तो तुम बेस्ट के लिए रेडी हो। इस बात को गांड बांधो, दिस इज माई कोड, इफ यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट देन यू आर मेड फॉर द बेस्ट। क्लियर है? तो ये वो दिन होता है जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, और मैं बच्चों से ऐसा नहीं है कि कभी कभार बात करता हूँ, वीकली बात करता हूँ, और मान लो उनको नीड होती है ना तो मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, मैं नॉर्मली वीडियो कॉल करता हूँ। क्लियर है? तो प्लीज मेक श्योर कि मैं भी चाहूंगा एक दिन आप ऐसे मैसेज भेजो मुझे, सर फाड़ दिया, जो आपने कराया वही आया, आपको कैसे पता था ये सब आया, ये मैं भी आपसे सुनना चाहता हूँ। क्लियर है? ये सारे मैसेज मैं आपसे भी देखना चाहता हूँ कि आप मुझे दें। क्लियर है? मेरा ख्वाब है ये, मेरे को इससे ज्यादा और क्या ही मिल रहा है। क्लियर है? ये सिलेक्शन के आपके जो रिजल्ट होते हैं ये आप भेजें, यही बस इतना सही ख्वाब है कि आप ये भेज दो। प्रॉपर मैंने आपको प्लान बता दिया, प्रॉपर रोड मैप मैंने आपको डिटेल में बता दिया, पर मेरी बात ध्यान सुनो, कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो आपको समझनी होगी, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, समझो मेरी बात। आपको मैं ऐसी बात बता रहा हूं कि जो आपके काम की आ सकती है। बता तो मैं ये रहा हूं कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं, मेरे कोर्सेज क्या है, बट मैं बता रहा हूं कि सिलेबस बहुत बड़ा है, माउंटेन जैसा, ठीक है ना। मॉक टेस्ट अगर आप देने लगे शायद खुद पढ़ के, तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस क्रश हो जाए और आपके अंदर ही कहीं ना कहीं यही आ जाए, व्हाट इफ आई एम नॉट गुड इनफ, शायद मैं उतना काबिल ही नहीं हूं मैं शायद फौज के लिए, ऐसी भी आपके अंदर आ सकती है जब आप बार बार हारोगे। तो मैं आपको वादे का कर रहा हूं कि आप हो काबिलियत रखते हो भाई, समझो मेरी बात, तुम काबिलियत रखते हो, तुम्हें सिर्फ राइट गाइडेंस की जरूरत है, तुम्हें सही राइट मटेरियल चाहिए, तुम्हारा काम खाली पढ़ने का होना चाहिए, ये दिमाग लगाने का नहीं होना चाहिए क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं, यूट्यूब पे कौन सी वीडियो सर्च करूं, ये ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस दूंगा, ठीक है ना, हर चीज टाइम पे आपके पास अवेलेबल होगी, आपको सिंपल पढ़ना है। लाइव डाउट सेशन होंगे, जैसे मैं भाई के साथ बैठा था ना अभी, आपने देखा था यहां पर वीडियो कॉल पे, 1 to 1 में वीडियो कॉल पे बैठता हूं, 1 to 1। आप मेरे कभी स्टूडेंट से भी बात करेंगे तो 1 to 1 वीडियो कॉल पे बैठता हूं, और मैं आपके साथ बात करूंगा, आपके क्या डाउट है क्लियर करूंगा ऑन द स्पॉट, और कॉल में और कोई नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे। ये सिस्टम हमने अभी चालू किया है, हमने नोटिस किया अगर हम रोज डाउट ले तो हम 2-3 बच्चे ही हमसे डाउट पूछने आते हैं, 2-3 बच्चों के डाउट क्लियर हो सकते हैं। क्लियर है? सो हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आपका डाउट भी पर्सनली लिया जाएगा। आप किसी लाइव क्लास में जाओ, कमेंट सेक्शन में डालोगे ना,
यार कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दिया और ले ले नहीं लिया नहीं लिया, और मान लो उसके बियॉन्ड अगर डाउट आया तो फिर क्या करोगे? दूसरी बात मैंने आपको बताया, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हर हफ्ते मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को देखूंगा, तुम्हारे स्ट्रगल को देखूंगा, तुम्हारे साथ जो होता है ना एक दोस्त की तरह व्यवहार करूंगा, ठीक है ना, तुम्हें क्विट नहीं करने दूंगा। तुम्हें जहां दिक्कत आ रही होगी ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और तुम्हें बार बार जोर जोर दे के 21,000 क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे तुम्हें गाली दे के कराऊं, कैसे भी कराऊं। क्योंकि कहानी क्या है, मैंने कहा रीड वंस एंड रिवाइज थ्राइस। एक बार पढ़ो, 3 बार रिवाइज करो, ठीक है ना। और तुम्हें एनसीईआरटी की बुक्स खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा क्लियरिटी से मैं ही तुम्हें पढ़ा दूंगा एनसीईआरटी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। फॉर आई में आई ने ओटीए, सॉरी, फॉर आई में आई ने एएफए शेरशाह बैच है, फॉर ओनली ओटीए कीर्ति बैच है, एंड फॉर द एफकेट एंड सीडीएस तेजस बैच। आपके ऊपर है, आपका मन है। सिंपल आपको एक काम करना है कि आपको ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप का नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। और आपको लगे नहीं सर मैं ना खुद पढ़ लूंगा, और आपको लगे कि नहीं यार सर अगर आपसे बात हो सकती है एक बार तो अच्छा रहता, तो मैं 1-to-1 गूगल मीट भी करता हूं। उसके लिए भी आपको सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप पे जाना पड़ेगा। वहां पर एक ऑप्शन आता है कंसल्टेंसी का। क्या ऑप्शन है? कंसल, एक तो पेन बड़ा करता है, कंसल्टेंसी। वहां पर क्लिक करना, 1-to-1 का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। उसको ज्वाइन करना। कोई दिक्कत है कॉल कर लो मेरे को, मैं बात करने के लिए अवेलेबल हूँ। मेरा कोई ना कोई टीम मेंबर आपके लिए होगा। और आपको लगे नहीं सर मुझे पूरे कोर्स की भी जरूरत नहीं है, मुझे सिंपल एक सब्जेक्ट समझना है, मेरे लिए इंग्लिश कमजोर है, आप मुझे इंग्लिश करा दो। मेरी साइंस कमजोर है, मुझे खाली साइंस करा दो। मेरी हिस्ट्री कमजोर है, मुझे हिस्ट्री करा दो। मुझे ज्योग्राफी कमजोर है, ज्योग्राफी करा दो। सिंपल आपको ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद मास्टर सेक्शन में आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सिर्फ आपके लिए, ये 99 का है, 1,000 का, मैं इसे 700 रुपए का कर दूंगा, ओनली 700। 700 कब तक? ये रहेगा आपका 30 जून तक। अब कुछ लोग सोचेंगे 2-3 महीने हैं, भाई साहब कब समय निकल जाता ना पता नहीं लगता, यूं उड़ जाता है। और जैसे ही 30 जून पास होगी ये 999 का हो जाएगा। ये लास्ट मोमेंट पे हर कोई चाहता है कि बस मुझे कोई पॉलिटी पढ़ा दे, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा दे, तो मेक अ डिसीजन वेरी क्विकली, ठीक है ना। चलिए, आईओएस का अगर आपको ऐप का लिंक चाहिए तो आपको ना सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड नहीं सर्च करना आईओएस पे। आईओएस के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे आईओएस लिख के भेजना है, और हम आपको लिंक ऑटोमेटिकली सेंड कर देंगे। क्लियर है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस सपने को मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। ये फोटो किसी ने खींची होगी ना, वो मैं हूँगा। तुम्हारे माँ बाप के साथ फोटो तुम्हारी मैं खींचूंगा। मैं देखना चाहता हूँ पल तुम्हारा यूनिफॉर्म का, तो तुम्हारे कंधे पे स्टार। मैं मिलता हूँ आपसे, और याद रखिए मेरा मोटो है वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। क्लियर है? जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको कभी मिठाई खिलाने का मन करे कि सर आपने जो बताया वो बहुत अच्छा लगा और उसी की वजह से सिलेक्शन हो गया, मेरा एड्रेस है, ऑफिस चेंज कर लिया हमने, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने है, ठीक है ना। गूगल पे सर्च करना सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में, वहां पर आपको मिल जाऊं, ठीक है ना। अपोजिट LLR। क्लियर है? टेक केयर, बाय बाय। इंतजार कर रहा हूं आपका मिठाई का, बहुत लालच है मिठाई का मुझे। बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। Thanks. Love you. Forever. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।